हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम्प। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 25 जैन के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स जो होती हैं उनके अगर हम ऑर्डर की बात करें तो दो तरह से निकालते हैं। एक तो गैस फेज में निकालते हैं और एक निकालते हैं एक्वस फेज में। जब गैस फेज में निकालते हैं तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया आता है ऑर्डर, और इसका रीज़न लिख सकते हैं ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है उतनी ही क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ। एक्वस फेज में ये ऑर्डर आ जाता है 3 डिग्री, नहीं, ये आता है ऑर्डर 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। इन केस ऑफ मिथाइल एमीन्स, ध्यान रखना भाई, मिथाइल एमीन्स के केस में ऐसा होता है, इथाइल एमीन के केस में ऐसा नहीं होता। मैं इथाइल एमीन का भी लिख दूंगा लेकिन ये इथाइल एमीन के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक, तो इसके केस में क्या लिखेंगे कि इसमें रीजन क्या है, ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड हाइड्रेशन हाइड्रेशन और प्लस आई इफेक्ट के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ये ऑर्डर आता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये Me2NH लिखा हुआ है, MENH2 Me3NH और NH3 लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर इथाइल एमीन्स अगर हम देखें, फॉर इथाइल एमीन्स अगर हम इथाइल एमीन्स की बात करें तो ये ऑर्डर आ जाता है Et2NH ग्रेटर देन Et3NHN, फिर ETNH2 एंड देन अमोनिया। ठीक है, तो ये ऑर्डर बेसिकली हमें याद ही रखना है कि मिथाइल एमीन्स के केस में 2 1 3 होता है और इथाइल एमीन्स के केस में 2 3 1 और फिर अमोनिया आता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, एडवांस में भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो रेफर कर सकते हो जीओसी वाले, जो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाई हुई है, तो वहाँ से तुम्हें पता लग जाएगा सही सही क्या रीज़न है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इनर्ट गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पूछ रहा है था इट्स करेक्ट ऑर्डर इज, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो करेक्ट ऑर्डर जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का होता है नियॉन ग्रेटर देन आर्गन, आर्गन और क्रिप्टॉन का ऑलमोस्ट बराबर होता है, देन जेनॉन, देन रेडॉन एंड देन हीलियम। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखने की बात है भाई, हमें बिल्कुल याद पता होना चाहिए। और ये ऐसा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की वजह से ऐसा हो रहा है, ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे ध्यान ही रखेंगे, कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन द प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज। अब जब हम बेंजीन से क्यूमीन बनाते हैं तो हम एल्कीन से HbF4 माइनस से रिएक्शन इसकी करा देते हैं और इससे बेंजीन से क्यूमीन बन जाती है, दिस इज क्यूमीन। ठीक है, अब क्यूमीन की रिएक्शन जब O2 से कराते हैं एट टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तो इससे बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इससे बन जाता है क्या, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। So this is cumene hydroperoxide. ठीक है, और जब इसमें H2SO4 से ट्रीट कराते हैं तो इससे फिनॉल बनता है और एसीटोन बन जाता है। तो
इस रिएक्शन को हम याद रखेंगे, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए, बहुत अच्छी यील्ड आती है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है इंटरमीडिएट, वो हम लोग ध्यान रखेंगे बात को, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स में लिखी जा सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। पूरी रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म भी जब अल्कोहल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे देखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखना भाई, इनकरेक्ट पूछा है हमसे, तो हम इस पर जोर लगाएंगे कि इनकरेक्ट कह रहा है। फॉर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या कहती हैं, एन एंटीबायोटिक इज ए सिंथेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक, सही बात है। एन एंटीबायोटिक शुड प्रमोट द ग्रोथ, ग्रोथ तो प्रमोट नहीं करते, इन्हें क्या करना चाहिए, ग्रोथ को कम करना चाहिए, तभी तो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। फीवर आता तो फीवर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरल है, हमें उसे कम करने के लिए हम खाते हैं ना, वायरल इन्फेक्शन ग्रोथ को कम करने के लिए। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन 2 ही लग रहा है। अगला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, एंटीबायोटिक शुड बी इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं खानी पड़े। इन जनरल भाई देखो, घर पे जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग घर पे ही घरेलू डॉक्टर्स हैं, तो हम लोगों को एंटीबायोटिक अपने आप नहीं खानी चाहिए। जैसे बुखार आता है तो हम पहले एंटीबायोटिक खा लेते हैं, दैट इज़ नॉट द राइट वे, ठीक। और मस्ट बी ए प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सही बात है, वो तो नेचुरल जो होता है वो मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट के तौर पे ही आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा क्या होगा, रेट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रेट भी बढ़ेगा, और एक टाइम जाके ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा सी आ जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब कह रहा है एलिमेंट्स और कलर इम्पार्टेड टू द फ्लेम है, तो फ्लेम कलर को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें पता है कि पोटेशियम का कैसा कलर आता है, पोटेशियम का आता है वॉयलेट, ठीक। कैल्शियम का आता है ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का आता है क्रिम्सन रेड, और बेरियम का आता है एप्पल ग्रीन। तो इसका आंसर आ गया, यानी कि यहाँ पे लिख दें 2, 1, 4 और 3, ये कलर तो हमें याद ही रखने हैं, तो आंसर इसका 2 ठीक हो गया। ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फ्लेम टेस्ट। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये फ्लेम टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करती। फ्लेम टेस्ट में होता क्या है, जब हम किसी मेटल को फ्लेम टेस्ट के लिए रखते हैं तो क्या होता है, एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से नीचे लौटेगा, तो उस टाइम पे वो एनर्जी एमिट करेगा और उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी। तो हम कहेंगे क्या कि ये क्या है, हमारा फ्लेम टेस्ट दे रहा। फ्लेम टेस्ट 2 तरह के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। इसे नोट्स में जाके पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P से हमें Q और R बनाना है और सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो P में अगर काउंट करें तो कितने कार्बन है, दोबारा बना लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं P को हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कॉमन सेंस ये कह रहा है कि हमें एरोमेटाइजेशन कराना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट में दोनों pH हैं। तो एरोमेटाइजेशन कराने के लिए जो हम रेजेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, Cr2O3 770 केल्विन और 20 ATM। ये NCERT की रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन के लिए। तो इससे हमारी बन जाएगी क्या, टॉलुइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टॉलुइन बन जाएगी। टॉलुइन की रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ H3O+ डालेंगे तो ये इटार्ड रिएक्शन है। तो ये इटार्ड रिएक्शन है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, इससे हम बना लेंगे एल्डिहाइड, CHO बन जाएगा हमारे पास में, ठीक। CHO की रिएक्शन जब NaOH से कराएंगे तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। भाई ऐसे ही नाम याद रहने चाहिए हमें। ये कैसी रिएक्शन है, ये कैनिजारो है। बात इतनी समझ में आ रही होगी, ये आसान बात है, इसमें कैनिजारो बन गई है। तो इससे क्या बन गया, PH CH2OH और
PHCOONA बन गया, और फिर इसमें H3O प्लस डाला तो ये एसिड बन गया। तो इन सारे सीक्वेंस को अगर हम सही से देखें तो ऑप्शन हमारा सी सही आता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोगों को अगर ध्यान है तो ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि मेंस में ज़्यादा मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं आती। देखो रिएक्शन भी जो एनसीईआरटी में लिखी गई वही पूछी गई हैं, इटार्ड और कैनिज़ारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ये कह रहा है कंपाउंड रिएक्ट्स विद NH4Cl एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड B. Compound B reacts with H2O in excess of CO2 to form compound C, which on passing through the reaction with the saturated NaCl solution forms sodium hydrogen carbonate. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है इसमें भाई, NaHCO3। ठीक, NH4Cl से रिएक्शन करानी, तो NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर कराई जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? इससे बन जाएगा अमोनिया गैस निकलेगी और CaCl2 बनेगा और वाटर बनेगा। रिएक्शन बैलेंस कर देता हूँ। ठीक, अब अमोनिया हो गई हमारी B, ये हो गया A। अमोनिया को वाटर में डालने पे बन गया क्या? NH4OH, और इसकी CO2 से रिएक्शन हुई तो बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब हमने कराई किससे? NaCl से, तो इससे बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई इतनी बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करो यार, हो जाएगा। मैं कुछ ही दिनों में PYQs की चैप्टर वाइज जो सीरीज़ है वो लेके आऊँगा कि चैप्टर पढ़ो और उस PYQ सीरीज़ को बैठ के मेरे साथ साथ लगा लोगे तो मेंस के लेवल की अच्छी तैयारी हो जाएगी। पहले मेंस के लिए करेंगे, फिर अप्रैल के बाद एडवांस के लिए शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया 2। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, सॉरी ये बन गया हमारा C। तो ABC पता लग गया हमें। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ इज x, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3+ इज। B3+ है। ठीक, तो रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ इज x कर रहा है, तो रेडियस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है n² के। ये फॉर्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स में से या कहीं पे भी अगर देखोगे तो आसानी से मिल जाएंगे, तो ये इजी फॉर्मूला है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू N1² इंटू Z2/N2²। ठीक है, तो ये हमें x दी है, x/R2 इज इक्वल्स टू N1 की वैल्यू है 3 का, सॉरी N1 की वैल्यू है 2, सेकेंड ऑर्बिट में ना, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू z की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई थर्ड ऑर्बिट यानी 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया x/R2 जो आ गया हमारे पास आ गया 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 यानी कि 16/27। तो R2 की जो वैल्यू आई वो 27x/16 आ गई। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो भाई, ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन हमारा 2 मैच कर गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। फिर से देखो, मेंस में सिंपल क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत ज़्यादा है, ढूंढना जरूरी है। अगर तुमने केमिस्ट्री में 15 से 20 सवाल, 15 सवाल भी अगर ढूंढ लिए तो 60-70 नंबर आना आसान काम है। सिंपल सिंपल सवाल ढूंढो आसानी से जो लग सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड विच हैव द लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद OH-। तो न्यूक्लियोफिलिक SNAR की बात कर रहा है, SNAR की बात कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डी विद ड्रॉ लिख देता हूं, विड्रॉइंग ग्रुप के
ठीक, तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा होगा उतना रेट ज़्यादा आएगा। ठीक, तो इसमें जब पैरा पे NO2 लगा होगा तो NO2 केवल और केवल -I लगा पा रहा होगा, जबकि जब वो ऑर्थो या पैरा पे लगा है तो -I के साथ साथ -M भी लगा रहा है, या ऑर्थो पे लगा और दोनों पे लगा है तो और अच्छी बात है, -I और -M दोनों ही लगा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि रेट सबसे कम इसमें आएगा। ठीक, सबसे कम किस में आएगा, मिनिमम आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है M इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट देन I इफेक्ट, तो जो रेट आएगा वो सबसे कम किस में आएगा, मेटा में आएगा, और स्लोएस्ट हमें निकालना है तो हम थर्ड ऑप्शन को टिक कर देंगे भाई। ठीक है, सिंपल बात है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनिक का है, थोड़ा बड़ा सवाल है, इसे हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम A to E। ठीक है, तो भाई चेहरा तो नीचे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी से सवाल लगाओगे तो तुम्हारा चेहरा भी नीचे होगा, मेरी शक्ल देखने से तो कोई फायदा है नहीं। आवाज़ सुनो और लिखो आराम से बैठ के। Br2 से रिएक्शन कराई, जब Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो Me की बात मान जाएगी, और Me ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे Br लगा देंगे, और यहाँ पे आ गया NO2। फिर इसकी रिएक्शन SnHCl से कराई, तो SnHCl क्या है, SnHCl हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है जो NH3 को रिड्यूस NO2 को रिड्यूस कर देता है किसमें, NH2 में। फिर इसकी रिएक्शन कराई हम लोगों ने किससे, NaNO2HCl। देखते चलना भाई, ये क्या है, डाइजोटाइजेशन है, 273 से 278 केल्विन तक ले लिया, और इसे हम लोग कहते हैं डायजोटाइजेशन। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH3, इधर आ गया Br, और यहाँ पे आ गया N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक, तो ये बन गया हमारा C। ठीक है, C की रिएक्शन कराई H3PO2 से तो रिडक्शन होता है, H3PO2 से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इससे मिथाइल ब्रोमाइड बन गया, मतलब ब्रोमोटोलुइन बन गई, मीथेन और ब्रोमीन बचे, और फिर KMnO4 और KOH डाला तो इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा भाई, C के बाद ये D बन गया, और KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन किया, KMnO4 के साथ KOH लिया, और फिर बाद में H3O+ डाल दिया। ठीक है, तो KMnO4 और H+ डाल दिया तो क्या बन गया, यहाँ पे बन गया हमारा COH और Br, तो ये E आ गया। अब हमसे A और E के बारे में पूछा गया, तो E क्या है हमारे पास, ये E है, और A क्या था, A पे हमने ब्रोमिनेशन कराया था टोलुइन पे, तो ये A आ गया। तो A और E जरा फाइंड आउट कर लो कौन से आ रहा है, तो A आ गया ब्रोमो वाला, ये दिख रहा है A, और B आ गया, E आ गया ये, तो ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 1 ठीक हो गया। इसमें भी आराम से देखा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे लंबे क्वेश्चन एडवांस में भी देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं होता। लेंथी क्वेश्चन मतलब इजी रिएक्शन दी गई होंगी, आसानी से की जा सकती है उन्हें। अगला कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद व्हाइट फॉस्फोरस फॉर्म्स अ कंपाउंड A विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स B विच इज अ डायबेसिक एसिड। तो A और B हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो P4 की रिएक्शन अगर हम थायोनिल क्लोराइड यानी SO2Cl2 से करा दें, ठीक, तो इससे हमसे क्या बन जाएगा, PCl3 बन जाएगा, SO2 बनेगी और Cl2 बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये यहीं से सवाल खत्म हो जाता है कि H3PO3 बनेगा, तो H3PO3 और PCl3 आंसर हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, एसिटल एंड कीटल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। द हाई लीविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड एंड गिव्स द स्टेबिलिटी टू एसिटल एंड कीटल इन बेसिक मीडियम। ये बिल्कुल गलत बात है। एल्कोक्साइड्स तो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है, तो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये तो गलत हो गया और पहला सही हो गया, तो आंसर आ गया फोर्थ हमारा। एसिटल और कीटल, यानी कि एसिटल और एसिटल क्या होता है, ओ आर और ओ आर, ये एसिटल या कीटल है, तो ये स्टेबल होते हैं इन बेसिक मीडियम। ये स्टेबल होते हैं इन बेसिक मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 ml ऑफ हाइड्रोजन peroxide मीन्स 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन peroxide मीन्स क्या होता है, V वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होता है, V वॉल्यूम H2O2 मीन्स if V ml of H2O2 is taken at STP, then 1 ml of H2O2 is taken at STP, then V ml of O2 is formed. 1 ml of H2O2 is taken, then V ml of O2 is formed. तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है हम जानते हैं कि V वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू आ गया 20 अपॉन 11.2, वॉल्यूम हमें 25 दे रखा है और ये मोलैरिटी आ गई इसकी। अब हमें क्या निकालना है, मास पर लीटर, तो मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा 25 बाई 11.2 इंटू 34, व्हेन यू सॉल्व इट विल गेट 75.89 ग्राम्स पर लीटर। तो जो इसका आंसर आ जाएगा सही वो 75 ग्राम बार लिख देंगे, उन्होंने अप्रॉक्सीमेशंस करके निकाला है तो हम इसे सही मान लेंगे, मेंस वाले हैं ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते इतनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कैल्शियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी नहीं होती, तो कैल्शियम ऑक्साइड को सिलिका से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, ये कॉपर की मेटलर्जी में कहीं पे भी नहीं आ पाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट एक्स एंड वाई, एटम्स ऑफ एक्स आर प्रेजेंट एट एवरी ऑल्टरनेट कॉर्नर। तो एक्स एटम्स कहाँ कहाँ हैं, एक्स एटम्स कहाँ कहाँ हैं, एट एवरी कॉर्नर, एट एवरी ऑल्टरनेट कॉर्नर, एट एवरी ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब क्या है, तो एक्स का जो परसेंटेज आ गया, क्या आ गया, 4 कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे 1/8 उसका पोर्शन है, ठीक, प्लस एंड 1 एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, तो +1, तो एक्स इतना आ गया। वाई कितना आया, वाई कह रहा है वाई इज एट द 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस, तो 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस यानी कि टोटल फेस थे 6, उनके 1/3 पे यानी कि 2 फेसेस पे है, तो अगर हम इसे ऐसे लिखें तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस कितने हो गए, टोटल फेस 6 थे तो ये 2 हो गया, और हर फेस पे जो कंट्रीब्यूशन है, टोटल फेसेस थे कितने, टोटल फेसेस थे 6, तो ये 2 फेसेस पे है, ठीक, उनमें कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इसे हम लिख लें 3/6 इंटू 1/2, ठीक, तो ये हो गया 1/2 हो गया, तो x हो गया 3/2 और y हो गया 1/4, 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस कह रहा है, तो y हो गया, सॉरी,
वाई कितना हो गया, 1/3 ऑफ द टोटल फेस कितने हो गए, 2 फेसेस पे बाई 2, हर फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ही है। तो ये हो गया x 3/2 y 1, तो ये हो गया x 3 y 2 हो गया, ये x 3 y 2 हो गया। और कोई ऑप्शन मैच नहीं करा तो ये बोनस क्वेश्चन था भाई, उन लोगों ने बोनस किया नहीं लेकिन बोनस था। y 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस का मतलब है कि 6 में से केवल 2 फेसेस पे ही अवेलेबल था, ठीक। तो ये बोनस क्वेश्चन था एक, जिन्होंने किया नहीं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये बेसिकली हमारा सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब ग्रुप ये कौन सा है, पीबी और Cu2+, ये ग्रुप 2 में है। ये किस में है, ग्रुप 2 में है, 2A में है। तो H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ये इसके लिए बिल्कुल सही है। ये ग्रुप रिएजेंट ऑफ 2 है, ये ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट है। ग्रुप रिएजेंट GR मतलब ग्रुप रिएजेंट लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम और Fe3+ ग्रुप 3 में है, किस में है, ग्रुप 3 में है। और इनका ग्रुप रिएजेंट होता है NH4OH एंड NH4Cl, तो ये ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट है। कोबाल्ट और निकेल जो हैं ये ग्रुप 4 में है और इनका ग्रुप रिएजेंट H2S इन NH4OH होता है, तो ये ग्रुप 4 का ग्रुप रिएजेंट हो गया। भाई बिल्कुल सरल सवाल आया है ये। और इसका 5th हो गया, तो पहले का 1 हो गया, दूसरे का 3rd हो गया, तो इसका 2nd ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ग्रुप रिएजेंट याद रखेंगे हम लोग। ग्रुप रिएजेंट याद रखने का फ़ायदा क्या, देखो एडवांस में जो फ़ायदा होगा तो वो होगा ही, मेंस में भी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ग्रुप रिएजेंट हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम रिएक्शंस ऑफ NO2 रिलेवेंट टू फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन आर। ठीक, तो NO2 की रिएक्शन जब सनलाइट से कराते हैं, NO2 को सनलाइट में रखते हैं तो ऑक्सीजन और NO बन जाती है, ठीक। और ये NO O2 से रिएक्ट करके O3 बना देती है, तो ये A हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया और ये B हो गया। तो B हो गई O3, A हो गया O2, Y हो गया NO, यानी कि ऑप्शन A मैच कर गया, ठीक है। सिंपल बात थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन विल बी मोस्ट स्टेबल। तो ये बेसिकली ब्यूटेन के बने हुए हैं, ब्यूटेन के कन्फर्मेशन हैं। ब्यूटेन के कन्फर्मेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी, देन गॉश, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड, देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक, तो आंसर इसका एंटी आ जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। सिंपल, ये तो मतलब बच्चों वाला सवाल था बिल्कुल, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द आइटम्स ऑफ रो 1 विद दोज ऑफ रो 2। रो 1 में हमें कीटो हेक्सोज और मतलब हेक्सोज और पेंटोज दी, मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर दिए हैं और हमें दिए हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर। तो ए जो है वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज है, तो ये हो गया ए का हो गया 3। जब OH नीचे होता है तो उसे अल्फा कहते हैं, OH ऊपर होता है तो इसे बीटा कहते हैं, तो B हो गया 4। ऐसे ही OH नीचे है तो ये क्या होगा, अल्फा होगा, तो C हो गया 1 और OH ऊपर है तो ये हो गया बीटा, यानी कि इसे कहेंगे हम 2। तो A का हो गया 3, B का हो गया 4, C का हो गया 1 और D का हो गया, तो इसका ऑप्शन 3rd मैच कर गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो वेनेडियम 3+, जिसका एटॉमिक नंबर 23 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D2 टाइप होगा। अगर ये D2 कॉन्फ़िगरेशन है
तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके बाद 24 क्रोमियम 3+ है, ये D3 होगा, फिर उसके बाद 26 Fe2+ है, यानी कि ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको आता है, ये मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई। इतनी बात तो समझ में आ रही है, इसमें तो कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है। और ये निकल 3+ है, निकल 3+ निकल 28 होता है, तो ये D7 कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें सेम करना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है √n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो किसके किसके लिए सेम होगा, क्रोमियम और निकल के लिए सेम होगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। सिंपल बात थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ठीक है, पिला दिया उसे भाई। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1800 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। द 50% ऑफ दिस एनर्जी इज गेन्ड is utilized by the athlete for the sports activities at the event. In order to avoid energy storage, the weight of extra water he would need to perspire is, ठीक। तो उसने 50 ग्राम हमने क्या किया, उसने 50% हमने यूज कर ली और 50% अनयूज रह गई, तो उसने कितने मोल एनर्जी यूज कर ली। तो हमें ये दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, 45 किलो जूल। तो 900 किलो जूल एनर्जी जो थी वो अनयूज थी, ये अनयूज एनर्जी थी 900 बाई 18 में से 50% तो यूज हो गई, तो 900 अनयूज रही, तो कितने मोल्स अनयूज रही, डिवाइड बाई 40, तो मोल्स ऑफ एनर्जी अनयूज्ड, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अनयूज्ड कितने आ गए, 900/45, क्योंकि वाटर से 1 रिएक्ट करेगा ग्लूकोज से, तो ये आ जाएंगे 20 मोल्स। तो इतना ही मोल हमें पानी लगेगा। मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए, मोल्स ऑफ वाटर भी आ गए 20, ठीक। तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया, हमें वाटर का मास ही निकालना है, वेट निकालना, मास एक ही बात। मास ऑफ वाटर कितना आ गया भाई, दैट विल बी 20 × 18, दैट इज 360 ग्राम्स। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 360 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डेंसिटी ऑफ अ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड हुज मॉलिक्यूलर मास इज 24.2 ग्राम पर मोल इज 1.21 किलोग्राम पर लीटर। द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.24 मोलर NaOH इज, ठीक। तो हमने मास निकाल लिया, मास इन 1 लीटर कितना आ गया भाई, 1.21 × 10⁻³ ग्राम्स, यानी कि 1210 ग्राम्स आ गया, ठीक। अब मोल्स कितने आ गए इन 1 लीटर, मोल्स इन 1 लीटर आ गए 1210 डिवाइडेड बाय 24.2, तो ये 50 मोल्स आ गए हमारे पास में इन 1 लीटर। तो ये बेसिकली क्या हो गई, हमारी मोलैरिटी हो गई। अब हम सीधे लगा दें M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि बेसिसिटी ऑफ एसिड इज 1 एंड NaOH की एसिडिटी भी 1 है, ठीक। तो हमें कितने मिलीमोल चाहिए इसके, हमें 50 ×
हमें चाहिए वॉल्यूम, तो V हो गया इज इक्वल्स टू 25 इंटू 0.24। तो इससे V की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0.12 ml, यानी कि 12 इंटू 10⁻⁻² ml। तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल तो ये भी नहीं था यार। केमिस्ट्री देखो, अगर केमिस्ट्री भी मेंस में नहीं लग रही ना तो बड़ी दुख की बात है फिर, है ना। केमिस्ट्री से ही तो नंबर उठेंगे। अब कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन इज। तो ओजोन हमने लिख लिया, एक लोन पेयर यहाँ पे प्लस चार्ज, इस पर फॉर्मल पॉजिटिव लगा देते हैं, इस पे नेगेटिव लगा देते हैं फॉर्मल, और इसके ऊपर 3 लोन पेयर आ गए और 2 लोन पेयर इधर आ गए। तो हो गए कितने, 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर आ गया 6। ठीक है, ये तो सवाल सिंपल ही था भैया, इसमें तो लिटरली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी हमें। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द एस्टिमेशन ऑफ 0.417 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 1.4439 ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट। बड़ा अजीब से नंबर दे रखे। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू 32/233 इंटू मास ऑफ BaSO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये POC का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो 32/233 इंटू मास ऑफ BaSO4 आया 1.4439 डिवाइडेड बाय 0.471 इंटू 100। इसे जब सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 42.102%। ठीक है यार, कैलकुलेशन है गंदी सी, बहुत मतलब मेहनत लगेगी, आई एग्री, लेकिन अब पेपर में आया है सवाल तो करनी ही पड़ेगी, देयर इज़ नो वे आउट। तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 42, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में परसेंटेज पूछ रहा है तो 42 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछले पेपर में एक में रिपीट क्वेश्चन है, फिर से वही आ गया है। ये कह रहा है कि एक सेल दिया हुआ है जिसमें ये एनोड पार्ट है और ये कैथोड पार्ट है। ठीक है, तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड पे क्या हुआ होगा, हाफ हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हुआ होगा H+ में, एक्वस में, और प्लस इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। और कैथोड पे क्या हुआ होगा, Fe3+, एक्वस ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और Fe2+ एक्वस बना दिया होगा। अब क्योंकि H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 दे रखा है, पार्शियल प्रेशर 1 atm दे रखा है, तो हम सीधे नेक्स्ट इक्वेशन लिख लें, E = E0 सेल माइनस 0.059 1/1 log ऑफ Fe2+ अपॉन Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन, और इसी का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, Fe2+ अपॉन Fe3+, और इसकी वैल्यू दी रखी है हमें कितनी, 0.712 इज इक्वल टू 0.771। ठीक, ई कैथोड माइनस ई एनोड से 0.059 1/1 log ऑफ Fe2+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Fe3+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मैं सामने देख के देखो यार लिख नहीं सकता क्योंकि सब गंदा गंदा लिख जाएगा, बहुत अजीब सा लगेगा, है ना। इसलिए मैं नीचे मुँह करके लिखता हूँ यार, मतलब क्या कहूँ इसके लिए मैं, है मतलब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है कंटेंट की मेरे को, मतलब सामने देख के तुमसे क्या कहूँ। ठीक है चलो, ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.0591 इज इक्वल टू माइनस 0.059 1 ही होता है बेसिकली अगर पूरा लिखें तो, डिवाइडेड बाई 1 log ऑफ Fe2+ अपॉन Fe3+। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया पूरा, तो ये 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू लॉग Fe2+ अपॉन Fe3+। तो Fe2+ अपॉन Fe3+ की जो वैल्यू आ गई वो 10⁻1 यानी कि 10 आ गई। एंटी लॉग ले लिया दोनों का,
और इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक, तो सिंपल सवाल था। क्या कह रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी द हाफ लाइफ इज 30 मिनट्स। अब हाफ लाइफ हमें पता है कितनी है, टी हाफ हमारे पास दी हुई है 30 मिनट्स है। ठीक, तो 50% खत्म होने में कितना लगेगा 30 मिनट्स, तो 75% खत्म होने में भाई 2 हाफ लाइफ 2 हाफ लाइफ लग जाएंगी। भाई ऐसे ही तो चलता है कि ए से ए बाई 2 होगा, ए बाई 2 से ए बाई 4 होगा, फिर ए बाई 8 होगा, तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, तो इससे 2 इंटू 30 आंसर आ जाएगा, यानी कि 60 मिनट्स आ जाएगा आंसर। ठीक, इससे सरल सवाल कोई नहीं हो सकता। देखो जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है उनमें ये ढूंढ के रखो कि कौन से सवाल लगाने हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ PVC in cyclohexanone at 300 Kelvin are plotted on the graph this। द मोलर मास निकालना है। अब इसमें दे दिया है पाई इज इक्वल्स टू CRT, तो पाई को अगर हम लिख लें तो C को लिख लें W/V इंटू 1/m इंटू RT। अब इसमें जो पाई अपॉन C का ग्राफ दे दिया है, ये देखो यहाँ पे पाई अपॉन C लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि पाई अपॉन C जैसे ही हम करेंगे दैट विल बिकम RT, तो इट्स अ कांस्टेंट, तो दिस ग्राफ विल बी रॉन्ग। दिस ग्राफ विल बी रॉन्ग, ये तो गलत हो गया ग्राफ। ठीक, इन्होंने जो सवाल लगाया होगा मेरे को ऐसा लगता है कि ये पाई मान के लगाया होगा यहाँ पे। ठीक, पाई वर्सेस सी का ग्राफ है, तो हम बनाते हैं इसे कट कर देते हैं और पाई मान लेते हैं। तो पाई से अगर लगाएंगे तो जो स्लोप आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ विल बी इक्वल्स टू 1/m इंटू RT, तो m की वैल्यू आ जाएगी RT डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁻⁴, तो R की वैल्यू दी है 0.083, टेम्परेचर दे रखा है हमें 300 केल्विन डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁻⁴, तो इसे जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो जो मास आ जाएगा वो 41500 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने जो आंसर दिया वो मतलब पाई अपॉन सी तो हो ही नहीं सकता ना, पाई अपॉन सी हुए तो गलती हो जाना इसे फिर तो। ठीक, वो कांस्टेंट आएगा। तो मेंस वाले हैं यार, देख रहे हो सवाल कैसे लगा रहे हैं ये लोग, बहुत दुख हो रहा हमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुख करके हम लोग कर भी क्या लेंगे यार, इनसे 2 सवाल सही से कह दो पूरे पेपर में, हर पेपर में कुछ ना कुछ ऐसी तैसी करा के रखी है, अपनी मूड खराब कर देते। मतलब बच्चे से सोचो, बच्चे का मैं तो बहुत मतलब इस बात के अगर अगेंस्ट हूँ कि बच्चे का समय बर्बाद हो जाता ना इससे पेपर में। इन लोगों का क्या, गलत सवाल बना दो, कुछ भी कर दो, तुम लोगों का समय खराब हो रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के करो, अगर बोनस लग रहा है तो जरूर भर दो उसे, लेकिन ये मानते भी नहीं, ये भी एक समस्या है। तो ये जो सही सवाल लगे इंटीजर टाइप में तो 5 क्वेश्चन अपने आप ढूंढ के ही करो, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सवाल लगाना। अभी बोर्ड चल रहे होंगे, बोर्ड दे लो पहले, फिर उसके बाद हम लोग 13 तारीख से फिर रेगुलर वीडियोस भी आएंगे। तब तक मैं सारे PYQs के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, और इनऑर्गेनिक पहले कंप्लीट करेंगे, फिर ऑर्गेनिक और फिजिकल पे चलेंगे। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, अ लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ ईच, किसका है, NH3 और NH4Cl ऑन एडिशन ऑफ 0.2 मोलर HCl। तो क्या चल रहा है बफर, NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। ठीक, सब एक्वस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है 0.1 इसका था, 0.1 इसका था। अब हमने 0.02 ये डाल दिया, तो T इक्वल्स टू टी पे क्या होगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाएगा, तो ये 0.08 बचेगा और ये 0.12 बन जाएगा। तो POH किसके बराबर आ जाएगी, POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। हेंडरसन इक्वेशन लिख ली। ये कौन सी इक्वेशन है, हेंडरसन इक्वेशन है भाई। ये क्या है, हेंडरसन इक्वेशन है। तो POH हम निकाल लेंगे, PKB की वैल्यू हमें दी हुई है 4.745 प्लस लॉग ऑफ 0.12 डिवाइड बाई 0.08, तो इसे हम लिख लें
4.745 प्लस इसे पूरे कैंसिल कर दें, ये 4 आ जाएगा, सॉरी ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर दें तो log 3 माइनस log 2, तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.921। ये POH आ गई, तो PH की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4.921, दैट विल बी 9.079। ये आ गई PH, तो इसमें आंसर लिख देते हैं और 10⁻³ के फॉर्म में लिखना है, तो वेरी गुड, 9079 इंटू 10⁻³ तो ये PH आ गई। तो इसका आंसर आ गया 9079। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं, हम लोगों ने कर दी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन लग गया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज इन द फॉलोइंग। इसको अगर हम देखें तो ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है वीक फील्ड लिगेंड के साथ, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ है, ये किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ है, ठीक है। तो एक एक करके चलो सबके बारे में देख लेते हैं आराम से। NiCN4 2-, Ni की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +2, तो Ni2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन आ गया वो Ar3D8 आ गया। अब क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से अगर स्कूल के पेपर में हम लोगों ने बनाते हैं, कल पेपर भी है, मतलब जब वीडियो आएगा तब तक तो पेपर हो गया होगा, तो ये 3D8 आ गया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इसे यहाँ पेयर करा देगा, तो ये पेयर होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो sp3 आता है। ये भी क्या है, ये क्या है, NiCO4 जो है ये sp3 हाइब्रिड होता है, डायामैग्नेटिक होता है, ठीक। NiCl4 2- में पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि Cl कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आएगा, लेकिन ये कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन D8 है, ठीक। तो इसमें पैरामैग्नेटिक पहली रो में कौन सा आ गया, 1 आ गया, ये वाला पैरामैग्नेटिक है, ठीक। Fe6 में इसमें देखो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये D6 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ये D9 सिस्टम है तो ये हमेशा ही पैरामैग्नेटिक होगा। ये D6 है और वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पैरा हो जाएगा, और ये D5 है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होने पे भी ये क्या रह पाएगा, पैरा, क्योंकि पेयर नहीं हो पाएंगे सारे, ठीक है। तो कितने पैरा हो गए, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पेपर भी डिस्कस कर लिया। भाई जो भी डाउट लगे, किसी क्वेश्चन का और डिटेल्ड में सोल्यूशन चाहिए, तो मैं लग रहा हो कि नहीं सर कि इस क्वेश्चन का और डिटेल सोल्यूशन चाहिए और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो तुम अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके लिख सकते हो, हमें कमेंट में लिख सकते हो, मैं आंसर करूँगा पूरा तुम्हारे लिए, एक अलग से एक पेपर पे सॉल्व करके बढ़िया फ़ोटो खींच के उसे अपलोड कर दूंगा तुम्हारे लिए कि तुम उसे देख सको। पर्सनलाइज बिल्कुल आंसर मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मैं लास्ट में कह रहा हूँ, ठीक है। शायद शुरू में तो कही नहीं है, मैं कहता भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो जिन्हें मेंस देना है, जिनके नंबर कम आए उन्हें भी भेजो, क्योंकि वो धीरे धीरे 20 दिन में पूरे वीडियो देख के मैं गारंटी लेता हूँ कि केमिस्ट्री के नंबरों को 20-30 से 60-70 तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। वो 70 के ऊपर केमिस्ट्री में नंबर लाना मुश्किल होता है, लेकिन 70 मार्क्स तक तो ईजी टास्क है, ईजी टास्क ये किया जा सकता है,
ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, मोर वीडियो टू कम। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय, थैंक यू।